हाँ तो प्यारे बच्चे कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज आप लोगों का हिंदी और संस्कृत का अच्छे ढंग से परीक्षा भी टेस्ट में जो आप लोग दिए अच्छे ढंग से बनाए होंगे। चलिए आज ये आप बोर्ड की तैयारी के लिए जो आपका सपना है उसको साकार करने के लिए आज हम लोग इस कृष्णा ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर आज हमारी निंद कविता का जो पद्य भाग से है संकलित है उसका VVI ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर के आज आए हैं। आज हम लोग उसका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हमारी निंद कविता का आज हम लोग पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले एक बार आप लोग क्लास को ज़रूर शेयर और लाइक कर दीजिएगा। हमारा पहला जो दीर्घ लघुत्तरीय क्वेश्चन है हमारी निंद कविता का, वह पहला क्वेश्चन हमारा इस तरह से है। जो मक्खी के जीवन कर्म का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। कवि क्या कहते हैं, जो मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का क्या आशय है। तो इसका उत्तर ये होगा, ये लिखेंगे मक्खी के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है कि निम्न स्तरीय जीवन का संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है, उसका जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर के कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है, लेकिन मक्खी के जीवन क्रम केवल सुविधा उपयोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। अगला प्रश्न है हमारा, कवि गरीब बस्तियों का क्यों उल्लेख करता है। इसीलिए कि कवि गरीब बस्तियों का उल्लेख इसलिए करता है कि गरीब बस्तियों के उल्लेख के माध्यम से कवि कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून की रोटी के लिए काफ़ी मेहनत करता है, मशक्क़त करने के बाद भी तरसते रहता है, वहाँ अपने आप को बड़प्पन दिखाने के लिए, ऊंचा दिखाने के लिए पूजा पाठ, देवी जागरण जैसे महोत्सव में सामर्थ्य से अधिक खर्च कर लेता है और कुछ स्वार्थी लोग अपने उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं, लेकिन गरीबी से ग्रसित लोग अपनी वास्तविक विकास हेतु सचेत नहीं होते हैं। वे अपने को नहीं जानते हैं हमारा क्या सामर्थ्य है, हमें कितना खर्च करना चाहिए। इसीलिए कवि ने गरीब बस्तियों का उल्लेख किए हैं। अगला प्रश्न है जो कवि ने किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र किया है। कवि ने किन अत्याचारियों का और क्यों जिक्र करता है। कवि यहाँ पर उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधाभोगी आराम पसंद जीवन जीने से लाभ उठाते हैं। समाज का एक वर्ग ऐशो आराम की जिंदगी से अपने आप को ढाल लेता है, उसी का लाभ अत्याचारी उठाते हैं। हमारी बेपरवाही के कारण विपरीत परिस्थितियों में लगातार लड़ते रहने के बावजूद बढ़ते जाने वाले जीवन नहीं रह पाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अपने बाह्य और आंतरिक सभी प्रकार के साधन जुटा लिए हैं। अगला प्रश्न है, जो इनकार करना न भूलने वाले से कवि का क्या भाव है, उसे स्पष्ट कीजिए। तो इनकार न करना भूलने वाले से कवि का ऐसी आशय है कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें या गलतियों को स्वीकार नहीं करती है। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं। लगता है कि
उनका दलील काफ़ी साफ और मजबूत है। वे किसी तरह वह जो है अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है, हठीला जीवन जीने के लिए वह मजबूर रहता है। अगला प्रश्न है, कविता के शीर्षक की सार्थकता पर विचार कीजिए। कवि कहते हैं किसी भी कविता का शीर्षक कविता रूपी शरीर का मुख्य होता है। शीर्षक कविता की सार्वगर्भिता लिए रहता है। शीर्षक रखने के समय कुछ बातें इस प्रकार होती है कि जैसे शीर्षक सार्थक, लघु और समीचीन होना चाहिए। साथ ही शीर्षक घटना प्रधान होना चाहिए, जीवन प्रधान होना चाहिए, विषय वस्तु प्रधान होना चाहिए। यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, जहाँ शीर्षक सुन करके ही जानने की इच्छा जो है प्रकट हो जाता है। अतः इन सब बातों को देखते हुए ये हम कह सकते हैं कि शीर्षक जो है हमारी नींद यह बहुत ही सार्थक है। अगला देखिए 5 नंबर का ये व्याख्या पूछता है, जो गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर, इनका व्याख्या करें। तो पहला इस व्याख्या को ऐसे लिखेंगे, जो प्रस्तुत पाद्यांश इस व्याख्या को लिखने के लिए ये इसका पैसेज नहीं, पैराग्राफ चेंज करके पहला पैराग्राफ में लिखेंगे, प्रस्तुत पाद्यांश हिंदी साहित्य की सुप्रसिद्ध कवि बीरेन डंगवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद कविता से ली गई है। इस अंश में कवि उन लोगों का चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करता है। फिर पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे, जो कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थपरक लोग, स्वार्थभोगी लोग हैं, जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है, केवल उनमें समय समय पर झूठे वादे करते रहते हैं। नेता पूंजीपति और अत्याचारी ये सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा के साथ खिलवाड़ करके उनकी व्यवस्था का लाभ उठाते हैं। अगला प्रश्न है, यानी साधन सभी जुटा लिए अत्याचारियों ने, इस शब्द की व्याख्या कीजिए। तो फिर लिखेंगे, प्रस्तुत पाद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी साहित्य की हमारी नींद नामक शीर्षक से उद्धृत है। कवि बीरेन डंगवाल सामाजिक अत्याचारियों की कारतूतों का पर्दाफाश किए हैं। आज पैराग्राफ चेंज करके अब लिखना है, आज हमारे समाज में ऐसे अनेक लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी को आराम मतलब बना दिए हैं। ऐसे ज़िंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक परिधि में रहती है, और इन्हीं में से कुछ लोगों ऐसे हैं जिनकी इनकी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए गलत इल्ज़ाम देने के पीछे नहीं हटते हैं। अत्याचारी आतंकी आंतरिक और बाह्य रूप से अपने स्वार्थ के लिए सभी प्रकार के साधन अपना लिए हैं, है ना। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था उसको हम लोग देखें, पढ़ें। अब इस चैप्टर में, इस हमारी नींद कविता में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उस वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। महत्वपूर्ण जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उसको हम लोग समझेंगे, देखेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारा, ये जो पहला क्वेश्चन है ये है, हमारी नींद शीर्षक कविता किस काव्य संग्रह से लिया गया है? तो क्या होगा, दुष्चक्र में स्रष्टा से लिया गया है। बीरेन डंगवाल किस दैनिक पत्र में संपादकीय सलाहकार थे? अमर उजाला। इसी दुनिया में किसकी कृति है? ये डी नंबर का बीरेन डंगवाल का, ठीक है। किनका है? बीरेन डंगवाल का। किनका है? बीरेन डंगवाल का, इसी दुनिया में। अगला प्रश्न है, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो बी नंबर का सही होगा, है ना, गरीब बस्तियों में। कविता में किसका जीवन क्रम का पूरा उल्लेखित है? मक्खी का। हमारी नींद कविता के रचिता कौन है? बीरेन डंगवाल। बीरेन डंगवाल किस
विचारधारा के कवि थे, जनवाद का, है ना। अब अगला क्या है, हमारी नींद में नींद किसका प्रतीक है, आलस्य का। किसका प्रतीक है, आलस का। दुष्चक्र में सृष्टा पुस्तक पर बीरेन डंगवाल को कौन सा पुरस्कार मिला, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। बीरेन डंगवाल की उपाधि दी गई, डिलीट की उपाधि दी गई। हमारी नींद कविता में कवि ने किसका उल्लेख किया है, गरीब बस्तियों का उल्लेख किया है। कवि हमें क्या सलाह देती है, नींद से जगने की सलाह देती है। अत्याचारी शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है, अन्यायी। ठीक है। देवी जागरण कौन सा कारक है, देवी जागरण। अब देखिए यहाँ पर कारक कौन सा कारक है, तो ये देवी जागरण ये कर्ता कारक है। झगड़ा फसाद कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। बीरेन डंगवाल की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, कानपुर, इनमें से सभी। इन्होंने किस विश्वविद्यालय से MA की शिक्षा प्राप्त की, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। कहाँ से क्या था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। बी नंबर हमारा सही होगा। दंगे, आगजनी और बमबारी किसका चित्रण करता है, सामाजिक यथार्थ का, वास्तविकता का। टिहरी गढ़वाल कहाँ है, उत्तराखंड में है। बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, बीरेन डंगवाल का जन्म कब हुआ था, 5 अगस्त 1947 को। बीरेन डंगवाल का जन्म कहाँ हुआ था, उत्तराखंड में। बीरेन डंगवाल का काव्य संग्रह क्या है, दुष्चक्र में सृष्टा, इसी दुनिया। ये सी नंबर का, A, B और C नहीं, ये सब है। A और B दोनों है, दुष्चक्र में सृष्टा और इसी दुनिया में। अच्छा, गरीब बस्तियों में क्या हुआ, धमाके से देवी का जागरण। इसमें क्या हुआ, धमाके से देवी का जागरण। बीरेन डंगवाल को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो बस दुष्चक्र में सृष्टा। तो इस तरह से जो महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसको भी हम लोग देखें। आप लोग इस चैनल को जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट कीजिए। इसी के साथ आप सबों को बहुत बहुत अनिल सर का हार्दिक शुभकामना, प्यार भरा नमस्कार है। और आप लोग अपनी मेहनत करें ताकि आपका सपना साकार हो। इसी आशा के साथ आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अगला चैप्टर लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।